नमस्कार साथियों, ज्ञानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की किताब के प्रथम पाठ को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा कक्षा 9 की प्रथम पाठ है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1 से 26 पृष्ठ तक है। ये राजस्थान अध्ययन की पुरानी, अभी वर्तमान में नहीं चलती वो नहीं, पुरानी जो चलती थी वो राजस्थान अध्ययन की बुक है। प्रथम अध्याय को शुरू करते हैं हम। अध्याय 1 राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का है। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी राजस्थान में किस प्रकार का इतिहास रहा है, किस प्रकार की गौरवमयी धरोहर है हमारी, किस प्रकार से राजस्थान में इतने बड़े बड़े सूरवीर हुए हैं, सभी का अध्ययन इस पाठ में करेंगे आप। तो हम शुरू करते हैं। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है। विविधता के साथ साथ निरंतरता है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी में कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा बयान करता रहे। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सबसे पहले सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दी है। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपने इतिहास बोलते हैं। यहाँ पुरा संपदा का टूट खजाना है। कहाँ पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का छटा है तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण है, कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शिल्पिक प्रतिमान है तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास है। कहीं समय पर ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक है। उपासना स्थल, भव्य प्रसाद, अभेद्य दुर्ग, जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों, उजड़ी बस्तियों को देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार है, साथ ही भक्ति और आध्यात्मिकता के मधुर संगीत सुनने को मिलता है और लोकपरक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले त्यौहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य, लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक है। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। राजस्थान की मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। जैसे प्राचीन में हम कालीबंगा, आहड़, बेराट, बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन, ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती हैं। ये सभ्यता स्थलों की विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ बागोर जैसे मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति, यानी बागोर जो स्थल है, बागोर वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। और कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ। आहड़, गणेश्वर जैसी प्राचीनतम, आहड़ और गणेश्वर क्या हो गया, अब इसमें से भी प्रश्न आपने बहुत से एग्जाम में देखा होगा कि कौन सा स्थल ताम्रकालीन सभ्यता है, तो आहड़ गणेश्वर हो जाएगा। और कालीबंगा जुते हुए के साक्ष्य मिले हैं, सिंधुकालीन सभ्यता के समकालीन है। और मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन सभ्यता बागोर और भीलवाड़ा में स्थित है। आर्य और राजस्थान। आर्यों के बारे में बहुत सी धारणा रही कि भारत में थे, दूसरे देश से आए, कहाँ से आए, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं कि आर्य कौन थे। तो आर्य और राजस्थान का क्या संबंध था उसको हम देखते हैं। मरुधरा की सरस्वती और दृष्टवती नदी जैसी नदियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही हैं। यानी सरस्वती और दृष्टवती नदियाँ क्या रही, आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही, यानी इन नदियों के किनारे आर्य निवास करते थे। यहाँ से आर्य बस्तियाँ कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों की संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। महाभारत और पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल, बीकानेर, मरुकांतार, मारवाड़ आदि भागों में बलराम कृष्ण गुजरे थे। आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। तो बलराम कृष्ण जी के बारे में आप सब जानते होंगे, ये यादव शाखा से संबंधित है जो आर्यों की शाखा थी। और महाभारत और पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत समय का बेराट स्थल है, मत्स्य
जनपद की राजधानी जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। और मरुकांतार शब्द मारवाड़ के लिए प्रयुक्त होता था। फिर अगला समय आया जनपदों का युग आया। जनपदों का युग, जनपदों में धीरे धीरे संगठित होकर छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में बन गए। इसी प्रकार राजस्थान में मत्स्य जनपद था, अहिछत्रपुर था नागौर के पास, अहिछत्र नागौर कहते थे, और मत्स्य जनपद उधर था। ऐसे अनेक जनपद थे। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है, जहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। सिकंदर के अभियानों से आहत अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की उत्सुक दक्षिणी पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनैन जातियां जो अपनी साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार यहाँ ही बस गई। भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का सीवी जनपद, अलवर का सालव जनपद। भरतपुर का राजन्य मत्स्य जनपद, नगरी का सीवी जनपद। नगरी वर्तमान में कहाँ आती है? चित्तौड़ जिले में आती है। नगरी का सीवी जनपद हो गया, अलवर का सालव जनपद। महाजनपद से थोड़े छोटे होते हैं जनपद, यानी राजस्थान में भरतपुर में राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का सीवी जनपद और अलवर का सालव जनपद प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक मालव, अर्जुनायन योद्धियों की प्रभुता काल राजस्थान में मिलता है। मालवा की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गया। भरतपुर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। यानी अर्जुनायन क्षेत्र कौन सा हो गया? भरतपुर वाला क्षेत्र अर्जुनायन का हो गया। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योद्धे भी गणतंत्रीय योद्धे क्षेत्र में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र होता है, वे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योद्धे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे और रुद्रदामन के लेख में ये स्पष्ट होता था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है रुद्रदामन कौन से वंश से संबंधित था, किस कुल से संबंधित था ये रुद्रदामन। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी के काल में राजस्थान में केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार था, परंतु योद्धे और मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के ह्रास के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त शासकों ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। यह गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहाँ सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। यानी जो यहाँ पे जातियाँ निवास करती थी, गुप्त राजाओं ने जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्धआश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र फिर ये गणतंत्र हो गए थे। फिर हूण आक्रमण में इनको बिल्कुल ही 6ठी शताब्दी आते आते इनको बिल्कुल ही समाप्त ही कर दिया। अब मौर्य जनपदों का, मौर्य शासन का राजस्थान से किस प्रकार संबंध रहा, इसको हम देखेंगे। अब वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करेंगे और सपोर्ट किया करो। आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो वीडियो को। तो अब हम आगे देखते हैं मौर्य और राजस्थान। राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बेराट का शिलालेख, उसके उत्तराधिकारी कुणाल का पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्य के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। यानी राजस्थान में अशोक का बेराट शिलालेख और उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मौर्य के प्रभाव की पुष्टि करते थे कि मौर्य को भी राजस्थान से संबंध था। कुमारपाल प्रबंध और अन्य जैन ग्रंथों में अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद को बनवाया गया। ये वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में है, लेकिन इसमें एक 2011 सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था जिसमें बहुत कन्फ्यूजन, उसमें चित्रांग और चित्रांगद दोनों दे रखा था ऑप्शन में, तो इसमें चित्रांगद सही हो जाएगा। 2011 सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए इसमें
इतने बड़े बड़े सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी देखो किताब महत्वपूर्ण राजस्थान अध्ययन। हम इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ को पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है जो वर्तमान में एनसीईआरटी किताबें चल रही हैं ना विद्यालयों में, उन किताबों को पढ़ना और प्लस में राजस्थान अध्ययन किताब को पढ़ना। तो अब जीके का एक बहुत अच्छा स्तर हो जाएगा पढ़ने का। फिर आप लाइए अच्छी अच्छी किताबें पेनोरमा की आती हैं, राजस्थान जी की, राजस्थान भूगोल की भी अच्छी अच्छी बुक फिर बाद में पढ़ना। आप एक बेसिक तैयार कर लीजिए। इसके लिए राजस्थान अध्ययन किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है। चित्तौड़ किले चित्रांगद बनवाया गया। चित्तौड़ कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजा मान जो मौर्य वंशी माना जाता था विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टोड को मिला। इसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान के 4 क्रम से नाम उसमें मिलते हैं, काम 4 नाम उसमें दिए गए हैं। विक्रम संवत 770 ईस्वी का शिलालेख कर्नल टोड को मिल जाता है। उसमें माहेश्वर, भीम, भोज, मान 4 नाम मिले गए हैं। तो कोटा का निकट कणसवा शिलालेख में शिवालय में 795 ईसा पूर्व का शिलालेख मिला है। कोटा यानी अब पहुंच सकते हैं कणसवा शिलालेख कहाँ, तो कणसवा कोटा में है। 795 विक्रम संवत कहाँ है ये, कणसवा शिलालेख। और ये चित्तौड़ के निकट मिला मानसरोवर नामक तालाब पर मान मौर्यवंशी मानता है। कर्नल टोड को मिला 770 ईस्वी में। उसमें 4 राजाओं का उल्लेख है, माहेश्वर, भीम, भोज और मान राजाओं का इसमें उल्लेख है। कोटा के कणसवा अभिलेख में मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्यों को राजस्थान में अधिकांश अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। यानी इन अभिलेखों के शिलालेखों के माध्यम से तो ये चीज की पुष्टि हो जाती है कि राजस्थान में मौर्यों का अधिकार था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। मारवाड़ के प्रथियार और राठौड़, मेवाड़ के गुहिल, सांबर के चौहान, आमेर के कछवा, जैसलमेर के भाटी। इन राजवंशों के बारे में आपने सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सांबर के चौहान, आमेर के कछवा, जैसलमेर के भाटी, मारवाड़ के राठौड़। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रत्यारों का राज्य था और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई। धीरे धीरे ये राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया था। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ के आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हुआ। 10वीं शताब्दी में अर्थूणा आबू में परमार शक्तिशाली बन गए। यानी 10वीं शताब्दी के आसपास अर्थूणा और आबू के परमार शक्तिशाली बन गए। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालौर, रणथंभौर और हाड़ौती के चौहानों ने भी पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया और परंतु कहीं कहीं विघटन भी होता रहा। अब है नामकरण। राजस्थान के विभिन्न भागों में किस किस प्रकार से कौन से भाग का क्या नामकरण हुआ, क्या उसके पीछे क्या वजह थी कि इस कारण ये नाम पड़े, इसको देखेंगे। वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी का एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश कहलाता था। इसी कारण बीकानेर का राजा स्वयं को जांगल दर बादशाह कहते थे। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपादलक्स यानी वर्तमान में अजमेर और नागौर के पास का क्षेत्र था। अजमेर और नागौर की मध्य का क्षेत्र था, वह सपादलक्स कहलाता था। अजमेर और नागौर के मध्य का भाग जिस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र कुरुदेश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य प्रदेश और पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। आपको सूरसेन जनपद की राजधानी बतानी है। सूरसेन महाजनपद था उस समय का, तो सूरसेन महाजनपद की आपको राजधानी कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है कि सूरसेन जनपद की कौन सी राजधानी थी। इसके क्षेत्र के बारे में देखते हैं। जैसे अलवर राज्य के उत्तरी भाग कुरुदेश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत था। भरतपुर धौलपुर राज्य, करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत था।
सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा है। देखो इसी में आ गया, मैंने आपको पहुंचाया था। और सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा थी। और मत्स्य राज्य की विराटनगर और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, जिसकी राजधानी शिव या शिवी कहते हैं, उसकी राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका मंजमिका को नगरी भी कहते हैं। और यहाँ मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण इसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को वागड़ कहते थे। और जोधपुर के मरु अथवा मारवाड़, जोधपुर को मरु मारवाड़ कहा जाता था। और जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरातरा कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरातरा कहा जाता था। और सिरोही के हिस्से को आबू देश कहा जाता था। जैसलमेर को माड़, कोटा बूंदी को हाड़ौती पुकारा जाता था। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था। यानी झालावाड़ के दक्षिणी भाग वर्तमान में भी हम कहते हैं, जैसे मालवा का इलाका है, झालावाड़ के आसपास ज़्यादा एमपी वाला इलाका आ जाता है इसमें। और हाड़ौती में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हम कहते हैं वर्तमान में भी। पुराने जैसलमेर को मांड कहा जाता था। वर्तमान जैसलमेर से मांड गायिका भी हैं, जैसे मांड तो कुछ अच्छे से याद कर सकते हो इसको तो आप। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं, वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम राजस्थान अथवा राजस्थान रखा। यानी सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम राजस्थान अथवा राजस्थान रखा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। अब हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से प्रस्तर युग के बारे में देखेंगे। तो राजस्थान का आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ, इसके लिए क्या क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित समसामयिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों, उनकी सहायक नदियों किनारे से प्राप्त हुए हैं। तो वर्तमान में तो इससे कहीं पर भी बस जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में आपने चीज़ देखी होगी, पहले भी आपने पढ़ाई की, नोटिस किया होगा, तो ज़्यादातर नदियों के आसपास ही निवास करते हैं। इसका मुख्य कारण था कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जल की आवश्यकता रहती थी और खेती भी करने लगा तो जल के लिए। इस कारण जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं आपको नदियों के किनारे स्थित मिलेंगे। और पुराने जो भी आदि मानव ने बसना सबसे पहले नदियों के पास ही शुरू किया था। चित्तौड़ और उसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि क्षेत्र उस काल उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा हो। लूणी नदी के तटों पर भी प्रारंभिक जीवकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास के दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण नवपाषाण युग हैं। आज से हजारों वर्षों से पूर्व लगातार इस युग के संस्कृति विकसित होती रही हैं। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूणी, उसकी सहायक नदियों, घाटियों वह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेड़च और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्रचुर मात्रा में हुई है। और बागौर और तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति का अच्छी प्रकाश पड़ता है। यानी बागौर तिलवाड़ा स्थलों से नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति पर जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। लेकिन मुख्यतः ध्यान रखना है, नवपाषाणकालीन एक तो बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा 2 स्थानों से ही मिले हैं हमें। नवीन पाषाण युग से कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातु का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया गया, परंतु समयांतर में जब तांबा, पीतल, लोहा आदि को से ज्ञान हुआ तो उसका उपयोग
औजार बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार धातु युग की कुछ सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए सबसे अधिक सुगम हो गया और धातु से बने उपकरणों को वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा। अब हम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान कालीबंगा के बारे में आपने हजारों बार पढ़ रखा होगा। कालीबंगा ये है, ये जूते खेत मिला, ये मिला, ये मिला। एक बार हम वापस देख लेते हैं कालीबंगा को। आपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवाइजन भी हो जाएगा। तो ये कालीबंगा स्थल का हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सरस्वती सरस्वती नदियों के तट पर बसा है। मुख्यतः 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा से मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए। पूर्वी टीला नगर, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले, और पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के रूप में दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है। यानी कालीबंगा से क्या मिला? 2 टीले मिले। ऐसे 2 टीले मिले, दोनों में सुरक्षा प्राचीर बनी, यानी दोनों की जैसे दीवार बना रखी है दोनों की। पूर्वी टीला है, जैसे ये पूर्वी टीला माना तो पूर्वी टीले में क्या था? नगर टीला था, जहाँ से यहाँ पे साधारण लोग रहते थे। और ये पश्चिमी टीला था जिस पर क्या थे? राजा महाराजा, उनके जो भी महत्वपूर्ण इसके रिश्तेदार थे, मंत्री थे, सारे महत्वपूर्ण नगर इसमें दूसरे पश्चिमी टीले में रहते थे। सुरक्षा प्राचीर थी दोनों की, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और मुख्यतः ये ध्यान रखना यहाँ पे कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले। यानी तीनों प्रकार से, पूर्व हड़प्पा काल के भी, हड़प्पा काल के भी और उत्तर हड़प्पा काल के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले जो संसार में प्राचीनतम है। ये प्रश्न तो कितना आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड सभी का फेवरेट है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? तो बीकानेर से मिले। लेकिन ये क्वेश्चन और तगड़ा हो सकता है, बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है कि जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले, लेकिन वह किस कहते? पूर्व हड़प्पा काल स्थल था, मध्य हड़प्पा काल या उत्तर हड़प्पा? तो इसमें पूर्व हड़प्पा काल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले जो संसार में प्राचीनतम है। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बंधी थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत व सार्वजनिक नालियाँ, कूड़ा डालने की मिट्टी के बर्तन, नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में घग्गर नदी बहती है जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं जो संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई जाती थी वह सिंधु लिपि से मिलती जुलती है। यानी लिपि मिल गई तो मतलब ये तो सिंधु सभ्यता का स्थल, महत्वपूर्ण स्थल है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो इसे तीसरी राजधानी भी कहा था सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। कालीबंगा के पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली हैं। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक है। यानी वहाँ पर लोहे की जानकारी नहीं, पत्थर से बनाते नहीं, दीवारों से मिट्टी से बना देते, मिट्टी से ही बनाते थे और मिट्टी से ही दीवारों को जोड़ते थे। ताम्र से बने कृषि उपकरण कई औजार यहाँ से आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप ही दिखाई देती हैं। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली हैं। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया, संभवतः सूखा, नदी मार्ग परिवर्तन इत्यादि। यानी निष्ठ किस कारण हुआ इसके बारे में कुछ पुख्ता प्रमाण नहीं मिले, लेकिन अलग अलग ने अनुमान लगाया। किसी ने कहा सूखा आ गया, किसी ने कहा बाढ़ आ गया है, कोई किसी प्रकार की प्राकृतिक विपदा आ गई है। यानी किसी न किसी प्रकार से इतनी एक विकसित सभ्यता थी जिसका भी खत्म हो गई। और अगला महत्वपूर्ण स्थल है राजस्थान का आहड़ उदयपुर जिले में स्थित है। ये उदयपुर में आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की सभ्यता का केंद्र था। कालीबंगा एक महत्वपूर्ण केंद्र, उसके बाद आहड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी।
ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आहेड़ नदी के किनारे मौजूद थी। ताम्रवती नगरी धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध है। यानी आपसे पूछ ले ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, तो आहड़ को कहते हैं। धूलकोट किसे कहते हैं, आहड़ को कहते हैं। ये प्रश्न तो एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन है कि ताम्रवती नगरी कौन सी है, धूलकोट किसे कहते हैं, तो आहड़ को कहते हैं। सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बसी थी। विभिन्न उत्खनन से स्तरों से पता चला कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्ती और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे के अनेक खानों के होने सतत रूप से स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे और इसे ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डी आदि सामग्री प्राप्त हुई। अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हे को न आहड़ में एक व्रत परिवार सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों में अथवा खंडित टुकड़ों से हमें इस युग की मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। यह 3 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व की यूनानी मुद्रा, यानी यहाँ से यूनानी मुद्रा के साक्ष्य मिले तो इसका मतलब ये यूनान से भी व्यापार करते थे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण ताम्रकालीन स्थल था तो ये बाहर भी व्यापार करते थे, इसलिए यहाँ पर यूनान की मुद्राएं भी मिली हैं। इनसे इतना तो स्पष्ट है कि इस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। बनास सभ्यता की व्यापकता विस्तार गिलुंड, बागोर तथा अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित है। इसके संपर्क नवादा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि भागों की प्राचीन सभ्यता से भी था। यानी नवादा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि भागों से प्राचीन सभ्यता से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन व कौशल की समानता को निर्दिष्ट होता है। अगला राजस्थान का तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है बेराट। ये जयपुर जिले में स्थित है। बेराट से महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से समीकरण किया जाता है। यहाँ के पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, यानी 3 डूंगरियाँ बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि विख्यात है। यहाँ से बीजक डूंगरी से कैप्टन भट्ट ने अशोक का बाबरू शिलालेख है, बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है। यानी कैप्टन भट्ट ने बीजक डूंगरी से अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा, जिससे अनेक जानकारी मिली है अशोक से संबंधित। यानी कैप्टन भट्ट ने बीजक डूंगरी से अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा। इसके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर, अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन है। ऐसा माना जाता है कि हुन आक्रांता मीर कुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया था। चीनी यात्री युआन चांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बेराट का, चीनी यात्री कौन था, युआन चांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया। और यहाँ बीजक डूंगरी से कैप्टन भट्ट ने बाबरू शिलालेख खोजा, जिसमें बौद्ध मंदिरों के अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। अब सभ्यता के अन्य केंद्रों को देखेंगे। पाषाणकालीन सभ्यता केंद्र बागोर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक से बागोर से एक नवपाषाणकालीन स्थल भी है और यहाँ से एक महत्वपूर्ण सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। ताम्रयुगीन सभ्यता के 2 वृहद समूह सरस्वती बनास नदी के कांठे में पनपे थे, जिनका वर्णन ऊपर की पृष्ठों में किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान में अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र हैं, इस युग के वैभव की दुहाई दे रहे हैं। गणेश्वर, खेतड़ी, दरीबा, ओजियाना, कुराड़ा आदि से ताम्र और ताम्र उपकरणों का उपयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि में भी होता है। सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा, रेड इत्यादि स्थलों पर लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। यानी सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा, रेड इत्यादि स्थलों में भी लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अतः सरस्वती, दृश्यवती, बनास, बेड़च, आयड़, आहड़, लूणी इत्यादि नदियों का उपत्यकाओं में दबी पड़ी कालीबंगा, आहौड़, बागर, किलोण, गणेशपुर आदि बस्तियों से मिली प्राचीन बस्तियों
प्राचीन वस्तुओं में से एक विकसित एवं व्यापक संस्कृति का पता चला है। ये सभ्यता न केवल स्थानीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती थी, अपितु चित्रकला, पांड शिल्प, धातु संबंधी तकनीकी कौशल में भी पश्चिमी एशिया, इराक, अफ्रीका आदि देशों से प्राचीन सभ्यताओं में भी इसका संपर्क था। अब हम पूर्व मध्यकालीन राजस्थान को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बस आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहना। जय हिंद, जय भारत।